नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी इधर चली में उधर चली, जाने कहाँ में किधर चली। यूँ तो ये फिल्मी गाने की दो लाइनें हैं, लेकिन इन दिनों ये लाइनें बिना विधायक निर्मला सप्रे पर फिट बैठ रही हैं, क्योंकि 2 साल बाद भी निर्मला किस पार्टी की है ये तय नहीं हो पा रहा है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने निर्मला से दूरी बनाते हुए साफ कह दिया कि उनसे ही पूछें कि वो किस दल की है। तो इधर कांग्रेस भी उन्हें अपनाने को तैयार नहीं है और कांग्रेस ने तो उनकी विधायकी रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका तक लगा रखी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि बीजेपी क्यों निर्मला से पल्ला झाड़ रही है और आखिर क्यों निर्मला को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ना इधर ना उधर, आखिर निर्मला सप्रे किधर। 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन बिना विधायक निर्मला सप्रे आखिर किस दल की हैं, ये बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। बीजेपी संगठन की बैठक में शामिल होने वाली निर्मला लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पटका पहनकर प्रचार कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी खुलकर ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो अब उनकी हो गई है। फिलहाल निर्मला को लेकर सियासत फिर से गर्म इसलिए है क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि उनके पास 164 विधायक हैं, लेकिन निर्मला सप्रे किस पार्टी में हैं, ये उनसे ही पूछा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 164 विधायक हैं, उनके नाम पूछोगे मैं बता दूंगा। अब कौन किस दल में है वो उसी विधायक से पूछो, वो बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा। इधर कांग्रेस निर्मला सप्रे की विधायकी को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट तक जा पहुंची है। हाईकोर्ट ने भी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश सरकार और निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि अब बीजेपी ने निर्मला से पल्ला झाड़ लिया है, तो इस पर कांग्रेस ने तंज कसा और कई आरोप लगाए हैं। वोट चोरी हो, चाहे जनप्रतिनिधि चोरी हो, चाहे सरकार चोरी हो, इसमें इनका मौन जो है और इनकी मुखरता दोनों अलग अलग समय पे दिखाई पड़ती है। जब आप अपने मंचों पर बुलाते हैं, अपनी बैठकों में बुलाते हैं, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी को बोलना चाहिए खंडेलवाल जी कि उनकी पार्टी में है। क्यों शर्म लगती है बताने में? 2023 के विधानसभा चुनाव में विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान यानी 5 मई को वो बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। खैर, कांग्रेस ने निर्मला सप्रे के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, वहीं बीजेपी भी उनको लेकर खुलकर नहीं बोल रही। इसलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर निर्मला ना इधर हैं ना उधर हैं, तो आखिर किधर हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है तिवारी जी अनादि टीवी में। और निर्मला सप्रे की हालत तो लग रहा है कि जैसे सांप छछूंदर जैसी हो गई है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। कोई उनको मानने को तैयार नहीं। और शायद भारतीय राजनीति में पहला उदाहरण होगा कि जिस दल से वो आती हैं वो भी उनको चाह रहा है कि विधायकी चली जाए, और जिनके भरोसे वो गई थी वो भी पूछ रहे हैं कि कौन जो जिस पार्टी में है वो उन्हीं से पूछा जाए। तो ये मजबूरी क्या है बीजेपी की? मनोज जी, निश्चित तौर पर इसीलिए किसी भी व्यक्ति को साथ बनाना अपनी बहुत जरूरी होती है। जब विधानसभा का टिकट दिया गया कांग्रेस में और कांग्रेस से वो चुनाव जीती, महसूस होना जिस दल ने हमको टिकट दिया है, हमारे पर विश्वास जताया है, तो उस दल के साथ फिर हम विश्वासघात ना करें। और यही कारण रहा कि कांग्रेस को कहीं अखर गया। जब वो बीजेपी की सदस्यता उन्होंने लिया और बीजेपी के साथ चली गई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको ये एहसास हुआ कि ये निर्णय इनका सही नहीं था और हमारा हो सकता है टिकट देना भी उचित नहीं रहा। गलत निर्णय ये था कि हमने इनको टिकट दिया और ये चुनाव जीती और इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गई। तो ये निर्णय उनके लिए एक बड़ा घातक बन गया है। इसी गिरह से आज तक विधानसभा में यह निर्णय नहीं हो पा रहा है कि वो किस पार्टी में है। बीजेपी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि जो बीजेपी का
एजेंडा है, जो बीजेपी की कार्यशैली है, उस कार्यशैली में वो फिट नहीं बैठ रही है। और इसके अलावा भी आपको देखें तो वहां जो सागर का जो क्षेत्र है, जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो भूपेंद्र सिंह जी हैं, जो आप भी कहीं उनका भी उस क्षेत्र से काफी दवा उस क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है। और वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इस पार्टी से मजबूत आए। और जो आवाज ठीक से नहीं आ पा रही जी। सीनियर लीडर है वो भी उनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो आपने जिक्र किया, ऐसे तो 50 उदाहरण है ना। 2020 की जो सरकार गई कि जिनको भरोसे से टिकट गया वही तो पार्टी छोड़कर गए थे ना सिंधिया के साथ। ऐसे तमाम सारे उदाहरण इसके बाद के चुनावों में हमने देखे हैंगे। रामनिवास रावत खुद उदाहरण हैंगे, हालांकि मंत्री रहते हुए चुनाव हार गए, ये बात और है। तो राजनीति में ये तो है नहीं कि आपको किसी ने टिकट दिया और आप छोड़कर नहीं गए। हमारे यहाँ तो भागीरथ सिंह जैसा भी उदाहरण है कि टिकट कांग्रेस देती है, सुबह वो बीजेपी से पर्चा भराते हैं। दल बदल निश्चित और मनोज जी, दल बदल की परिस्थितियां तो सभी दल में, कभी कोई बीजेपी का व्यक्ति कांग्रेस में जाता है, कभी कांग्रेस का बीएसपी के, इस तरह से चल रहा है। लेकिन जो समीकरण वहां बना बीना का, और उनके जो विरोधी थे, जो तो वो मजबूत थे कहीं ना कहीं बीजेपी, इसलिए बीजेपी में उनकी सक्रियता से एंट्री नहीं हो पा रही। और कांग्रेस अब वो स्वीकारने तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट दिया, जीती, और बाद वो बीजेपी में शामिल हो गई। तो दोनों में कहीं ना कहीं ये टकराव की स्थिति है। अब ये बीजेपी इस तरह से कह सकते हैं अपन की अपने जो बड़े पुराने लीडर हैं उनको नाराज नहीं करना चाहती, इस वजह से उनको स्वीकार नहीं कर रही। जो अध्यक्ष जी का जिस तरह आया है उसमें तो मुझे लगता है कि यही है कि कहीं ना कहीं बड़ा टकराव हो रहा है सागर में। और सागर की जो आसपास की बीना विधानसभा के अगल बगल जो कद्दावर लीडर है, वो क्या कहीं प्रेशर बना रहे हैं संगठन में कि इनको संगठन में लिया ना जाए, वो और कोई प्रभावी वो न दिया जाए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इनको बाइकाट किया जा रहा है बीजेपी से भी। कांग्रेस ने तो कही दिया है, कांग्रेस ने तो याचिका लगाई हुई है सुप्रीम हाई कोर्ट में कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। अब ये निर्णय विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। अब विधानसभा अध्यक्ष जी क्यों इस निर्णय को डिले कर रहे हैं और इतना समय बीतने के बाद भी क्यों नहीं निर्णय दे रहे हैं, ये तो अब समय आने पर बताएगा। अभी क्योंकि आने वाले समय में फिर सत्र है, हो सकता है इसमें भी डिस्कशन हो, लोगों के मुद्दे इस बात को लेकर। लेकिन जब से मामला हाईकोर्ट में लंबित है उसके बाद तो कई बार सदन की कार्रवाई हो चुकी है। आपने देखा बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, उसके पहले के सत्र हो गए, और अगले महीना फिर शीतकालीन सत्र भी आ रहा है। मुझे लगता है मनोज जी एक और स्थिति बन सकती है, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है और इनको बीजेपी को भी ये लग रहा है 3 साल का वक्त है, हमारे साथ ही विधानसभा में वक्त है, लेकिन फिर भी एक सिनेरियो तो तय हो गया है। अब इनको ये लग रहा है कि हमारे साथ एक विधायक है और पार्टी छोड़कर हमारे साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब निर्णय लेने की परिस्थिति है इनके। विधानसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, किस तरह का निर्णय लेते हैं, ये तो अब सवाल आगे खड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तय कर गए इनको, इसलिए कि कांग्रेस इसमें मुखर हो रही है। जी। लेकिन प्रभु जी कहने को तो खुद ही निर्मला सप्रे कह चुकी मैं तो कांग्रेस में हूं, तो फिर तो जो हेमंत खंडेलवाल उनको कह देना था कि भैया वो तो वही जो बता देंगी, या वो बता चुकी हैं कि वो कांग्रेस में, हमारी पार्टी में नहीं है। तो फिर ये जवाब देने का क्या तुक था, और जब दे ही दिया है तो फिर अब क्या भविष्य माने निर्मला सप्रे का, कि कहानी अब हाईकोर्ट के पाले में चली गई, विधानसभा अध्यक्ष के पाले में चली गई, या पिक्चर अभी बाकी है? देखिए मनोज जी, हेमंत खंडेलवाल जो कह रहे हैं वो तकनीकी तौर पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। निर्मला सप्रे जो है कहाँ है वो खुद अपने आप स्पष्ट करें। बीजेपी के 164 विधायक हैं, ये वो कह रहे हैं, और बीजेपी के जो है कमल के फूल पर जीतने वाले 164 विधायक हैं जो विधानसभा में। निर्मला सप्रे विधानसभा में आज भी जो है बैठती वहाँ पर हैं जहाँ कांग्रेस विधायक बैठते हैं, तो विधानसभा से ही गिनती होती है उनकी। अब वो कांग्रेस ने उनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित करने की याचिका लगा रखी है, उनका मामला विधानसभा में भी चल रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि वो जो है 5 मई 2024 को वो लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के मंच पर, तमाम नेताओं के मंच पर बीजेपी में शामिल हो गई थी। सदस्यता की रसीद भले ना कटाई हो, गमछा डलवा लिया, सब कुछ किया, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया, और वहाँ पर उन्होंने ये कहा था वो अपने क्षेत्र बीना के विकास के लिए बीजेपी से जुड़ रही हैं। बिल्कुल। बाद में भी वो अपनी बात को जो है, उसके बाद अक्टूबर में जो वहाँ पे सम्मेलन हुआ, लाडली बहना का मुख्यमंत्री गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी बात को दोहराया था इस बात को लेकर। मतलब उम्मीद थी शायद बीना को जिला बना दिया जाए। तो ये लगातार चल रहा था। वो बीजेपी ऑफिस आती हैं, बीजेपी की बैठकों में शामिल होती है, कांग्रेस ऑफिस नहीं जाती वो।
विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठती हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यालय नहीं जाती हैं, तो वो अपनी स्थिति कहाँ है वो स्पष्ट कर चुकी हैं। एक तरीके से कहें तो बिना कहे भी वो स्पष्ट कर चुके हैं। उनके बोलने ना बोलने से भी क्या फर्क पड़ता है जब उनके कार्य व्यवहार से दिखाई दे रहा है कि उनके प्रस्ताव उनके और उसके पहले सचिन बिरला भी इसी तरह कर चुके थे पिछले मैं चुनाव बता के रहा हूँ। समय। तो ये पूरी स्थितियां यहाँ पर चल रही हैं, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेमंत खंडेलवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं, तकनीकी तौर पर जो भी निर्णय लेना विधानसभा अध्यक्ष को लेना है उन्हें नहीं लिया, इसलिए मामला कोर्ट गया। कोर्ट ने उनसे पूछा है तो वो ले सकते हैं, क्षेत्राधिकार उनका है विधानसभा अध्यक्ष का इस मामले में निर्णय लेने का। अब रही बात ये क्यों स्थिति बनी, तो इसलिए ये स्थिति बनी है कि बीजेपी जो विधानसभा चुनाव जीती थी तो 163 सीटों के साथ जीती थी, बहुत अच्छी मेजोरिटी बीजेपी को मिली, बहुत शानदार। कांग्रेस 66 सीटें के साथ जीती थी। लोकसभा चुनाव के दौरान इनको इसलिए लिया गया क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कहीं सीट में कहीं कमजोरी ना हो जाए। खबरें यही थी ग्वालियर, चंबल या बुंदेलखंड में तो उसको एक असर डालने के उन्होंने इनको बीजेपी में उसमें शामिल करा लिया था। इसी तरीके से रामनिवास रावत को शामिल कराया गया था, इसी तरह छिंदवाड़ा के विधायक को शामिल कराया गया था, कांग्रेसी विधायक को। तो उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ 2 जगह पे, तो अब देखिए 2 जगह के बाई इलेक्शन में क्या वो दोनों ने तत्काल इस्तीफे दे दिए थे। ये थोड़ी सी महिला थोड़ी समझदार थी, ने तुरंत इस्तीफा नहीं दिया था सदस्यता से, तो वो दोनों के स्वीकार हो गए थे। तो वहां पे देखिए रामनिवास बाई इलेक्शन में रामनिवास रावत हार गए, सीट वापस कांग्रेस को मिली। छिंदवाड़ा वाली जो सीट थी अमरवाड़ा की, वो कांग्रेस के जो विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए थे वो जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए, बीजेपी से आ गए। तो बीजेपी यहाँ पर एक सीट गेन कर गई। लेकिन जो रामनिवास रावत मंत्री रहते चुनाव हार गए, उसके बाद बीजेपी को भी ये लगा कि क्यों प्रदेश को एक और उपचुनाव में झोंका जाए जिसका की जरूरत नहीं है। यदि यही संख्या बीजेपी की 114 होती विधानसभा में और निर्मला सप्रे होती है इस स्थिति में, तो तत्काल इस्तीफा करा के चुनाव करा लेती, हो सकता मंत्री हो गई होती वो। हाँ, तो चुनाव करा लेती, लेकिन वो स्थिति है नहीं, बीजेपी की मजबूरी नहीं है। जो तत्कालिक उनको जरूरत थी इसलिए उनको बीजेपी में लेकर आए थे, जरूरत खत्म हो गई। एक विधायक का सरकार से क्या अपेक्षाएं होती हैं, वो सारी अपेक्षाएं उनकी पूरी हो रही हैं। उनके क्षेत्र के लिए जो प्रस्ताव दे रही है, विकास कार्य हो रहे हैं, वो जो क्षेत्रीय बीजेपी की राजनीति में जो चाहती है बीना में, वो सारे काम उनके हो रहे हैं पार्टी स्तर पे भी, तो वहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं है, ना बीजेपी को ना उनको दिक्कत है। इसलिए वो लगातार ये मामला चल रहा है। अब चूंकि वो हाईकोर्ट ने कहा है तो विधानसभा अध्यक्ष को 90 दिन में से तो निर्णय लेना था। एक बार दस्तावेज ही गुम हो गए विधानसभा से, बिल्कुल दोबारा है। अब इस बार जो है उमंग सिंघार चूंकि नया नेतृत्व है प्रदेश का, तो ये पीछे पड़ा हुआ है। अब जो आपने सचिन बिरला का जिक्र किया था, थोड़ा सा समय और लूंगा मनोज। जी जी बिल्कुल। 2021 में सचिन बिरला कांग्रेस के विधायक थे, 2021 में वो बीजेपी में आए, 2021 से वो बीजेपी में रहे, लेकिन तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या उस समय के नेता प्रतिपक्ष ने उनकी सदस्यता को समाप्त करने को लेकर विधानसभा में कोई याचिका नहीं लगाई, कोई आवेदन नहीं दिया, ना कोर्ट गए। तो सचिन बिरला बीजेपी के साथ रहे कांग्रेस के विधायक, इसलिए वहां पे तो शायद वो उदाहरण सामने था। इसलिए जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के लिए मजबूरी आ गई कमलनाथ से अलग देखना, इसलिए इन्हें तत्काल लगा दिया, नहीं तो ये भी नहीं लगाते तो ये चलता रहता। और पीछे जाइए आप, 2013 में एक जतारा से कांग्रेस के विधायक थे दिनेश अहिरवार, वो भी लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में आए थे और लगभग 4.5 साल तक वो जो उनकी याचिका लगी थी विधानसभा में खारिज हो गई थी, उनको आयोग अमान्य करने वाली। और उसके बाद वो 4.5 साल तक कांग्रेस उसमें कोर्ट भी नहीं गई और कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई कांग्रेस ने, और लोग भूल गए कि दिनेश अहिरवार हैं कहाँ। दिनेश अहिरवार जैसा अभी निर्मला सप्रे कर रही हैं वैसे ही दिनेश अहिरवार रहे तो बीजेपी के साथ, लेकिन तकनीकी तौर पर वो कांग्रेस के विधायक रहे पूरे बड़ा नजदीकी अंतर से वो चुनाव जीते थे। जी, तो ये स्थिति है कांग्रेस और बीजेपी के नेतृत्व की। तो जो नेतृत्व जो है उसके कारण ये पूरा विवाद खड़ा हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता जी। नैतिकता के नाते निर्मला सप्रे को इस्तीफा दे देना चाहिए था कायदे से, लेकिन चूंकि अब दोबारा जीतने की नेताओं से नैतिकता की उम्मीद तो मतलब फिर इस दौर में तो होना ही चाहिए। एक चीज और बता दूं कि ये मामला यहाँ पे नहीं, जब मध्य देश आजाद हुआ उसके बाद कई बार निर्दलियों को दूसरे दल के लोगों को भी मंत्री बनाया गया है सरकारों में, तब कभी सवाल नहीं उठे। लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र जी सवाल उठा रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, उसको देखते हुए ये शायद उनको याद दिलाने के लिए मैंने बताया। लेकिन याददाश्त इतनी अच्छी होती है प्रदीप जी। और दूसरी बात है कि अगर नेतृत्व को इतना ही लग रहा है, अगर साख का सवाल है तो अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दीजिए। लेकिन वो तो ये चाह रहे हैं कि ऐसा मामला हो कि फिर से चुनाव ही कराना पड़े। तो अगर आपको लग रहा है कि साख का सवाल है तो बर्खास्त कर दीजिए कि ठीक है असंबद्ध सदस्य हो जाएंगे आपसे 3 साल और सही। बिल्कुल ये सही था आप कह रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि चुनाव हो, क्योंकि एक चुनाव वो जीत चुके हैं।
एक मंत्री को जो है, बीजेपी के मंत्री को उन्होंने बाई इलेक्शन में हराया है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले बार जो है जब बीजेपी की लहर थी, जब 163 सीटें बीजेपी की आई प्रदेश में, तो बीना में यदि एक कांग्रेस की कैंडिडेट जो नई थी कायदे से देखा जाए तो वो चुनाव जीत कर आ गई, तो उनको लग रहा है कि संभावनाएं दिख रही हैं। अब चूंकि 2 साल सरकार के हो गए तो बहुत सारे जो है सरकार के प्लस माइनस भी जनता के सामने आ गए हैं, तो वो भी सामने दिखाई दे रहा है। बीजेपी के सागर जिले की, जब ये प्रदीप जी जैसा बता रहे थे, बीजेपी के अपने अंदरूनी जो राजनीतिक झगड़े हैं वो भी सतह पे बहुत ज़्यादा है। पूरे प्रदेश में बीजेपी को यदि सबसे ज़्यादा कहीं राजनीतिक संकट है तो सागर के नेताओं से है। वो सब आपस में उनको बस चले एक दूसरे को, तो पता नहीं क्या कर रहा है एक दूसरे के लिए। तो लेकिन तिवारी जी, क्या सागर के नेता अब भी इतने पावरफुल है? क्योंकि कई सारे तो मंत्री पद जा चुका है, गोविंद सिंह राजपूत और तमाम नेताओं का विवाद हमने देखा है, सड़कों पर ही एक तरह से आ चुका है। जय सिंह नगर का नाम बदलने की बात हो या दूसरी बात हो, विकास कार्यों को लेके हो, और वो हनक बची नहीं पुराने नेताओं की। तो क्या अब वो इतने पावरफुल हैं कि अड़ंगे लगाएं? या जो प्रभु जी ने भी कहा कि बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि एक रेपो बना 163 के बाद 29 लोकसभा चुनाव जीत गए आप, और जो रावत की हार के बाद एक धब्बा लगा और एक झटका बुधनी में हम कह सकते हैं कि 1.25 लाख की लीड आपकी बहुत मामूली अंतर पर आ गई, तो शायद बीजेपी को लग रहा है 3 साल के लिए कौन रिस्क ले, या बीच में जब नगरीय निकाय चुनाव होंगे तब देखा जाएगा। देखिए मनोज जी, सागर बुंदेलखंड में सागर भी एक सबसे मजबूत संभाग ऐसा रहा जहां से लगातार 3 मिनिस्टर रहे। पिछली बार भी आप देखें तो भूपेंद्र सिंह जी भी रहे, फिर वो गोपाल भार्गव भी रहे जी, इसके अलावा भी अभी गोपाल भार्गव भी रहे। अभी आप देख ले वर्तमान स्थिति में तो दमोह और सागर मिला ले तब पर भी 3 की स्थिति बनी हुई है। और कोई भी ऐसा संभाग आप देखें तो एक संभाग से बहुत कम ऐसे कद्दावर लीडर हैं जिनको शामिल किया गया हो। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्यता से तो ये माना जाता है कि वो सबल क्षेत्र है। और एक धड़ा जो है वो कहीं ना कहीं संघ को बिलोंग करता है, दूसरा धड़ा बड़े नेताओं के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो शिवराज जी हो चाहे सिंधिया जी हो। तो उनका जो आपसी जो टकराव है वो कहीं ना कहीं ये इस तरह की असुरक्षा पैदा करता है। वो यही कारण है कि आप देखें तो बीना की सीट से सारे लोग सशंकित है। आप बीना की जो सीट है लोकसभा के दौरान बीजेपी ने इसलिए शामिल किया, जबकि जरूरत नहीं थी उनको विधायकों को। बीजेपी ने इसलिए शामिल किया कि हम लोकसभा सुरक्षित रख सकें अपनी इसकी सागर सीट की, सागर लोकसभा हमारी सुरक्षित हो जाए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का हमको, कांग्रेस के बीना क्षेत्र का, बीना विधानसभा का जो हमको वोट हमारे पक्ष में जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारी बढ़त भी होगी और जीत भी होगी। इसी कारण बीजेपी ने उनको स्वीकारा। अब बीजेपी उनको पूरी तरह से काम उनका तो कर ही रही है विधानसभा क्षेत्र में। वो ये नहीं चाह रही है कि जिस व्यक्ति को हम साथ में ले आए तब उसके साथ कोई ऐसी घटना हो जिससे हमको पुनः चुनाव में जाना पड़े। तो ये 2-3 मुद्दे ऐसे रहे जिसके कारण बीजेपी को फायदा भी हुआ और इसीलिए बीजेपी कुछ उसमें अगली कार्रवाई नहीं कर रही है। और कांग्रेस इस पर डिमांड कर रही है और याचिका इसीलिए कांग्रेस ने दायर किया है कि इनको तत्काल इनको निलंबित किया जाए और पुनः वहां चुनाव हो। तो इससे कांग्रेस को बेनिफिट मिल कहीं नजर आ रहा होगा कि अगर ये बीजेपी में चली गई और पुनः चुनाव होगा, हमारा कोई नया कैंडिडेट आ जाए और सरकार की परिस्थितियों के विपरीत अगर काम हो तो हमारी एक सीट और बढ़ जाएगी। तो दोनों की अपनी अपनी वहां व्यवस्थाएं हैं। अब ये संगठन को तय करना है। और सबसे बड़ी बात इसमें तो विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय का है कि विधानसभा इस अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि अभी 3 साल का मौका है। अगर वो विधानसभा अध्यक्ष 3 साल तक टाल देंगे इस मामले को तो आने वाले समय में फिर चुनाव होगा। अब इसके बाद कांग्रेस में उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाजपा में जाएंगी, वो शामिल होंगी, भाजपा से टिकट मिलेगा, ये तो उनका भविष्य तय करेगा। लेकिन वर्तमान में तो अभी वो बीच में रुकी हुई है। और यही कारण है कि लोग ये नहीं तय कर पा रहे हैं बीजेपी के कि हम इनको अपने दल में शामिल करें, संगठन में मजबूत से लेके आए या फिर याचिका फिर निर्णय लें। अभी तो जितना संख्या वाले वही पार्टी को कमजोर करने में लगा, और कहां से मजबूत होगी पार्टी एकाध एक और बढ़ा के। हाँ लेकिन फिर भी बीजेपी तो ये अपने आप को कह ही नहीं रही कि हम कमजोर हैं। बीजेपी में तो अभी अंदरूनी कहल होने के बाद भी पूरे संगठन में इतने सारे विधायक हैं बीजेपी के कि वो अपने आप को बहुत मजबूत समझ रही है। और कांग्रेस इसको ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अंदरूनी बातों को निकाल के बाहर नहीं ला पा रही और इसी का बेनिफिट इनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं संगठन को ये तय करना पड़ेगा और संगठन को भी निर्णय लेना चाहिए कि संगठन अपने पास बीजेपी
बीना विधायक को अपने साथ ले आएगी या फिर तो संगठन ने तो बता दिया ना आज, के पाले में एक संकेत तो दे ही दिया ना हेमंत खंडेलवाल ने सीधे सीधे। संगठन ने संकेत दे, बिल्कुल संगठन ने संकेत दे दिया है कि जिसको तय करना हो उनको खुद को तय करना है कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे बीजेपी। तो कांग्रेस ने तो अपना निर्णय सुना दिया है। याचिका लगाने का मतलब कि कांग्रेस ने निर्णय सुना दिया कि हमको वापस नहीं लेना है जी। अब उनको ये तय करना है कि किधर हम जाए। तो ये प्रभु जी एक स्थिति ये भी है ना कि अगले सप्ताह हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होना है। अगर वो कह देते हैं कि जैसा कि चल रहा है कि इस पर विधानसभा अध्यक्ष को 90 दिन में निर्णय ले लेना था, गेंद उनके पाले में चली जाती और कल को ये निर्णय हो जाए कि चलिए उनकी सभ्यता चली जाती सदस्यता, तो इसके बाद की तो आपको कोई गारंटी नहीं कि बीजेपी फिर निर्मला सप्रे को अपना उम्मीदवार बनाए। बिल्कुल मनोज जी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वन टाइम वंडर है कायदे से, क्योंकि फिर विधानसभा का 252 है। हाँ, तो क्योंकि इसके बाद का परिदृश्य यदि हम देखें तो इसके बाद परिसीमन होना है। परिसीमन में बीना सीट फिर रिजर्व रहेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसी बीना से बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे धर्मू राय, जो लगातार कई चुनाव जीते, लेकिन परिसीमन होने के बाद वो खत्म हो गए। तो उसके बाद एक डॉक्टर को दिया गया टिकट। तो इस तरीके से बीजेपी प्रयोग करती रही है। उसके पहले कहें वो सिरोठिया जी बड़े नेता थे, जो उनके चुनाव लड़ने की बारी आई तब तक परिसीमन हो गया। तो इस पत्नी सुशीला सिरोठिया, बेटा गौरव सिरोठिया, विधायक। तो इस तरीके की स्थितियां बनी है। तो इसके कोई गारंटी नहीं है कि यदि कोर्ट की तरफ से दखल के बाद या कोर्ट इनकी सदस्यता खत्म कर देता है, फिर चुनाव होता है, तो बीजेपी इनको टिकट देगी या नहीं देगी, इसके बारे में कोई वो नहीं है। फिर बीजेपी अपना जो कैंडिडेट पिछले बार लड़ाया था उस पर दांव खेलेगी ना, बीजेपी अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि आप देख लीजिए जो सिंधिया के साथ आए हुए नेता हैं उनमें से कितनों को बीजेपी ने टिकट दिया। अब कौन कितने हैं, 12 मंत्री कितनों को बनाया जी। पहले 12 मंत्री थे, बहुत सारे को टिकट दिया था। उसके बाद क्या स्थिति बनी, तो आज की तारीख में मंत्री बनाने वाले देख लीजिए 2 मंत्री हैं, 3 मंत्री हैं उनके सिंधिया खेमे के, जहां 12-12 मंत्री हुआ करते थे। तो ये पूरी स्थितियां समय के साथ बदलाव होता है, भूमिका सीमित है, तो समय के साथ जी बिल्कुल समय के साथ बदलाव होता है। भारतीय जनता पार्टी वक्त जरूरत के हिसाब से लोगों को ले लेती है जरूर, लेकिन जब पार्टी को आगे बढ़ाने की बात होती है तो वो अपने खून पर भरोसा करती है, उन कार्यकर्ताओं पर भरोसा करती है जिनके दम पर वो यहाँ तक पहुंची है। तो पार्टी मजबूरी में ऐसे समझौते करती है। और इसीलिए आप देखिए हेमंत खंडेलवाल ने कोई गलत बात नहीं की, बिल्कुल तकनीकी तौर पर उन्होंने सही कहा कि निर्मला सप्रे बताएं कि वो कहाँ है। हमारे तरफ से बीजेपी ने कभी निर्मला सप्रे के बीजेपी कार्यालय आने पर रोक नहीं लगाई है। पार्टी की बैठकों में भी जाती हैं, तमाम नेताओं से मिलने जाती हैं, उन्हें कभी रोक नहीं लगाई। उनके विधानसभा क्षेत्र के संबंधी उनके किसी काम पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव न जा रहा हो या सरकारी तरफ से ना हो रहा, ये बात भी सरकार उन्होंने नहीं की। उन्होंने जो कमिटमेंट किया वो पूरा कर रहे हैं। जहां तक बीजेपी से विधायक होने की बात है तो निर्णय निर्मला सप्रे को लेना होगा या फिर विधानसभा अध्यक्ष को लेना होगा। बिल्कुल, लेकिन एक सॉलिड उदाहरण है कि अगर आप किसी दल के प्रति अपनी निष्ठा गड़बड़ाते हैं तो फिर आपकी स्थिति उस पेंडुलम जैसी हो सकती है, ना जो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो हेमंत खंडेलवाल ने तो अपनी 2 टूक बात कर दी है कि निर्मला सप्रे को लेके अब निर्णय या तो लोग हाई कोर्ट को करना है या विधानसभा अध्यक्ष को, लेकिन निर्णय जो भी होगा निश्चित तौर पर एक नज़ीर बनकर वो सामने आएगा। और ये ऐसे नेताओं के लिए एक सबक साबित हो सकता है जो रहते किसी और दल में हैं और दिखते किसी और दल के हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।